1917 की रूसी क्रांति से वैश्विक स्तर पर साम्यवादी आंदोलन, संगठन और विचारधारा की सफलता की इबारत लिखी गई। राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक और राष्ट्रीय आंदोलन दोनों को मदद मिली। भारत पर इसका प्रभाव अनेक रूपों में पड़ा। साम्यवादी प्रभाव के कारण सिर्फ अंग्रेजी सरकार के लिए ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों और जमींदारों के लिए भी क्रांति और इन दोनों वर्गों के निजी वजूद को संकट पैदा हुआ। अमेरिका से जदू गोपाल मुखर्जी ने मत व्यक्त किया कि स्वतंत्र रूस ने संसार के लोगों के लिए नया कार्यक्रम दिया है जो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। स्वतंत्र रूस भारत की 35 करोड़ जनता के प्रति कभी विमुख नहीं हो सकता। बोल्शेविक मैनिफेस्टो में रूस ने भारत की जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार देने की मांग की। भारत के प्रति अपनी नीतियों को रूस ने ब्लू बुक के नाम से प्रकाशित किया। इस पुस्तक के कुछ हिस्से भारत में भी प्रकाशित किए जा सके। भारत के समाचार पत्रों अमृत बाजार पत्रिका, न्यू इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल आदि ने बोल्शेविक सिद्धांतों और कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इससे ऐसा समझ में आता है कि भारतवर्ष में रूसी क्रांति का प्रेरक और भावनात्मक असर ठीक उसी तरह का आ रहा था जैसा 1904-05 में जापान के युद्ध में रूस के खिलाफ विजय प्राप्त करने से असर आया था। राष्ट्रवाद को एकदम मिल रहा था। सरकार की बात जहाँ तक करें, सर रशब्रुक विलियम्स को सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया जिन्हें साम्यवादियों के विरोध में सामग्री तैयार करने के लिए दायित्व और सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इन कार्यक्रमों का सूर यह होना था कि साम्यवादी धर्म विरोधी हैं और इस कारण से घृणित हैं। ऐसा समझा जा रहा था साम्राज्यवादियों के द्वारा कि भारतीय साम्यवाद को नापसंद करेंगे क्योंकि वो धर्म प्रेमी अधिक हैं। राष्ट्रवादी खेमे में फिर देखें, तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी के माध्यम से सरकारी प्रचार का, इस प्रकार के सरकारी प्रचार का खंडन किया तथा लेनिन को महान चिंतक और मानवतावादी बताया। हसरत मोहानी, बिपिन चंद्र पाल, गणेश शंकर विद्यार्थी, लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता भी बोल्शेविकवाद के पक्ष में सैद्धांतिक रूप से खड़े थे, परंतु व्यवहारिक रूप से प्रभाव बहुत अधिक नहीं आ पाया। वो प्रभाव की सीमा हो गई, लिमिटेशन हो गया, क्योंकि बोल्शेविक क्रांति में हिंसा अनिवार्य तत्व के रूप में उपस्थित था, जबकि कांग्रेस इस समय तक गांधीवादी नेतृत्व में आ चुकी थी और कांग्रेस की नीति और गांधी जी की नीति में अहिंसा पर अत्यधिक बल था। इसलिए यह बोल्शेविकवाद सिर्फ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, उसका हिंसात्मक प्रभाव नहीं आता है। स्टुअर्ट के क्रांतिकारी सम्मेलन में भारतीय क्रांतिकारियों में से मैडम कामा और AR राणे शामिल हुए थे। जहां लेनिन भी आए थे, वहां पर भी भारतीय क्रांतिकारियों के साथ लेनिन का संपर्क हुआ। एक और सीधा प्रभाव आता है राजा महेंद्र प्रताप का, जिन्होंने रूस से संपर्क कर पहली प्रवासी सरकार बनाने का प्रयास किया। मॉस्को में विदेशों से क्रांतिकारी रहने लगे। सेकेंड इंटरनेशनल के समय MN राय, मानवेंद्र नाथ राय ने लेनिन की थीसिस का वैकल्पिक मॉडल या अल्टरनेटिव थीसिस प्रस्तुत किया। और इसी तरह से हम भगत सिंह के बारे में जानते हैं कि वे लेनिन से प्रभावित थे और लेनिन के विचारों का उन्होंने अध्ययन किया था। नेहरू ने 1927 में सोवियत संघ की यात्रा की और सोवियत संघ में हो रहे साम्यवादी नवनिर्माण को देखा और उसका प्रभाव उन पर आया 1917 की क्रांति का। और इस तरह भारत में साम्यवादी संगठन, विचारधारा और समाजवाद को प्रत्यक्ष विस्तार मिला। भारतीय लेखकों ने, नेताओं ने, पत्रकारों ने नाटक और
लेख साहित्य के माध्यम से बोल्शेविकवाद के पक्ष में प्रसार करने का, भावनात्मक आधार तैयार करने का कार्य किया। एक और चीज़ जो कम जानी जाती है, 1922 में CR दास के लड़के चिरारंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को भी कम्युनिस्ट पार्टी के सालाना बैठक में निमंत्रित किया गया था, पर वह पत्र पुलिस विभाग ने रोक लिया और ये इतिहासकारों में रुचि के लिए सिर्फ उपलब्ध है कि अगर वह पत्र मिलता CR दास को और सुभाष चंद्र बोस को तो ये लोग भी रूस जा पाते या नहीं जा पाते। तो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के मॉडल के विकल्प के रूप में लेनिन ने और रूस की क्रांति ने एक बड़ी भूमिका निभाई। थैंक यू।